हेलो दोस्तों, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारा लेक्चर है जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें हमारे आर्टिकल 51 तक इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटी तक। ठीक है, उसके बाद में ये नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक और फिर 79 से लेकर के 123। ठीक है, पूरा इसमें कवर होगा। क्वेश्चन इसमें कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन इसमें रहेंगे जो 52 से लेकर के 78 आर्टिकल तक हैं, और 50 प्लस क्वेश्चन ही इसमें रहेंगे जो 79 से लेकर के 123 आर्टिकल तक हैं। तो जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें लेटेस्ट जो जजमेंट है उससे रिलेटेड भी हैं, जो 2024 तक का कोई भी अगर जजमेंट है तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, 2024 या 2025 तक का, तो ये शामिल करते हुए जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी आपने देखा होगा, जो भी इसमें 2025 तक के केस लॉ थे उन सबको शामिल किया गया था। ठीक है ना, और चाहे डीपीएसपी से रिलेटेड हो, उसमें हमने 2024 का केस भी दिया है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वाला जो 2024 का केस था वहां पे, तो जो भी केस लॉ है, लेटेस्ट केस लॉ, वो भी साथ में दिए जा रहे हैं। उसके बाद में चूंकि जैसे झारखंड एपीओ है, उसके बाद में बिहार एपीओ और यूपी एपीओ आने वाले हैं, तो सभी में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सभी में लेटेस्ट जजमेंट आपको बार बार फिर अलग से देखने नहीं पड़ेंगे। वो या तो इस जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें भी मिलेंगे, प्लस जो लेक्चर सीरीज रहेगी उसमें भी आपको लेटेस्ट आपको 2025 तक के केस लॉ आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो क्वेश्चन है यहाँ से, ये पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 है आपका, और पार्ट 5 यहाँ पर जो आपके यूनियन से, यानी यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है ना, पार्ट 5 यूनियन से रिलेटेड है, और 52 से लेकर देखो 52, 51 ऐसे आपको याद रखना है, और एक यहाँ पर लगा देना है। तो 52 से लेकर के 51 आर्टिकल तक आपका पार्ट 5 है। ठीक है, 152 से स्टार्ट होता है आपका पार्ट 6, जो स्टेट के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें आपको ज्यादा अंदर नहीं जाना है कि ये कितने चैप्टर में डिवाइड है, कि 5 चैप्टर में डिवाइड है, ऐसे आगे नहीं जाना है। ठीक है ना, तो इसमें चलते हैं। आपको देखो, आप आर्टिकल याद रखते चलना। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, 52 से लेकर के 78 तक आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। उसमें आपको एक चीज और बता देते हैं थोड़ी सी, इसमें पढ़ने से पहले देखो, आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेज है आपका, यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं। देखो 52 से लेकर के आपको 62 तक के जो आर्टिकल हैं, पहले तो वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं यहाँ पर वो राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, और 63 से लेकर के 70 तक के जो आर्टिकल हैं यहाँ पर, वो जो आर्टिकल हैं 69 तक, बल्कि 69 तक के जो आर्टिकल हैं वो डिप्टी जो मतलब जो राष्ट्रपति हैं, है ना, उपराष्ट्रपति जो हैं, तो यहाँ पर वो जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आप आर्टिकल, यहाँ फिर 70, 71 और 72, ये 2-3 आर्टिकल आपको अलग से पढ़ने हैं। ठीक है, ये दोनों के संबंध में है प्रोविजन, 70, 71 और 72 आपके फिर राष्ट्रपति से संबंधित आ जाता है। तो आपको जो टोटल आपको यहाँ पे याद रखने हैं वो 52 से लेकर के 72 तक इस तरीके से याद रखने हैं। और वो याद कैसे होंगे आपको, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको इसमें याद करने में जरा भी, आप बस इसको देखते हुए चले जाना वीडियो को। ठीक है, चलते हैं। संघ, पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो ये है आपका राष्ट्रपति में। ठीक है, ये आर्टिकल 53 बताता है, 53 का क्लॉज 1। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की है। सही बात है, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक राज्य अध्यक्ष होता है, तो ये भी बात
सही है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, 53 के अनुसार। जो 52 है ना इसमें आर्टिकल जो 52 है वो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 हो ही गया आपका, आपको पता चल गई संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। आपको इसको याद रखना है, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। ठीक है, इससे आपको याद रखना है। ये पका का मतलब है यहाँ पे पद, राष्ट्रपति का पद जो 52 में है। का से आपको याद रखना है कार्यपालिका शक्ति। देखो दो का है यहाँ पर, एक तो है कार्यपालिका शक्ति यहाँ पर, और यहाँ पर है इसका कार्यकाल। ठीक है ना, इस दो में आपको कार्यकाल, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चुनरी में आपको दो वर्ड मिलेंगे यहाँ पर, एक चुनाव और एक रीति। ठीक है, फिर पुनर्योग में आपको पुनर का मतलब मिलेगा पुनर्निर्वाचन, और योग का मतलब मिलेगा यहाँ पे योग्यता। शर्त और शपथ और महाभियोग तीन अलग अलग आर्टिकल हो गए आपके। तो यहां से आपको याद रखना है, पैसे पै का हो गया 52, का हो गया 53, चुनाव में 54, रीति में 55, कार्यकाल में 56, पुनर्निर्वाचन में 57, योग्यता में 58, शर्त में 59, शपथ में 60 और महाभियोग में 61। इस तरीके से आपको 52 से लेकर के 61 तक आपको याद रखना है। देखो 52 से लेकर के 61 तक किससे संबंधित है? राष्ट्रपति है 52 से लेकर 61 में, और 62 में कौन नहीं है? 62 में कहता है कि राष्ट्रपति नहीं है। तो 52 से 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति है, और उसके क्या क्या चीजें हैं। 62 कहता है राष्ट्रपति नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो यहां से आता है। फिर 63 से लेकर के 69 उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से 62 तक आपको ऐसे याद हो जाते हैं। राष्ट्रपति नहीं है का मतलब है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना, ठीक है ना। बीमारी हो गई अपना, है ना, या मृत्यु हो गई, या किसी अन्य कारण से असमर्थ हो गए कार्य करने में, तब। तो राष्ट्रपति है 61 तक, और राष्ट्रपति नहीं है तो 62, और 63 से 69 तक आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। उसके बाद में फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन भी करते चलते हैं साथ में। संविधान के अंतर्गत में भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में होता है, ठीक है, 53 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है। किसने इस प्रकार की आशंका मतलब अभिव्यक्त की थी? तो ये थे ग्लेडहिल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। चुनाव मतलब 54। पका चुनरी, तो चुनरी में चुनाव जो है वो हो गया, ठीक है। और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें दिल्ली, एनसीआर जो दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और पुदुचेरी, ठीक है ना, वो भी इसमें संशोधन करके दिल्ली और पुदुचेरी जो है जोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया जाता है। ये 8 हो गया है। इसके बाद में तो एक तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो 2 और 3 इसमें
सही आंसर होगा। ठीक है। 54 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, जो 1992 में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार कौन नहीं रखता है। तो यहाँ पर कौन मतदान में भाग नहीं लेता। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो नामित व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता होगी। तो एक रूपता किसमें होगी, भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में। ठीक है ना। उसके बाद में ये 55 जो आर्टिकल है रीति जो बताता है, ठीक है ना, चुनाव की, उसके बारे में है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो त्यागपत्र किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को। ठीक है। उसके बाद में अब जो त्यागपत्र है वो हो गया आपका 56 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंतर्गत में राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो संविधान का जो अतिक्रमण होता है, वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान का अतिक्रमण कैसे होता है, इसमें जो मेन जो इसमें होता है संविधान का अतिक्रमण कि जो मंत्रिपरिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, जब मंत्रिपरिषद किसी कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देती है, ठीक है, और राष्ट्रपति उस सलाह को नहीं मानता है, तो चूंकि ये तो आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है ना, कि जैसे 74 आर्टिकल यहाँ पर कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है। अब वो सलाह से कार्य नहीं करता है तो ये तो आर्टिकल का ही वायलेशन हो गया ना। तो इस तरीके से संविधान का वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो मोस्टली जो इसका कहना है वो यहीं पर है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य अगर नहीं करता है तो यहाँ पर वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 56 के साथ में कोरिलेट आपको करना है 61 को, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया इसमें बताई गई है और यहाँ पर वो प्रक्रिया मतलब पूरी बताई गई है 61 में, 61 में। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन, तो पुनर् से आपको याद रहेगा ना, तो पुनर्निर्वाचन किसमें है आपका 57 में। ठीक है। 58 में जैसे आपको याद रहेगा ना, पक्का चुनरी का पुनर्योग। ठीक है ना। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57 ऐसे करके आपको याद रहेगा। तो पुनर्निर्वाचन आपका हो गया 57 में। फिर 58 आपको योग्यता याद रहेगा, फिर शर्त, शपथ और महाभियोग। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर वो मिनिमम 35 इयर्स, ठीक है ना, इतनी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है। तो अधिकतम की कोई सीमा यहां पर नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रपति नियोजन एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 1998। इसके द्वारा अब राष्ट्रपति का वेतन कितना बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में था यहाँ पर वो 10 से 25,000 रुपए लगभग, मतलब 20 से लेकर के 50,000 रुपए था तब उस टाइम पे। ठीक है, जब स्टार्टिंग में था यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा, लेकिन प्रेजेंट में वो 5 लाख रुपए प्रति माह इनका हो गया है। ठीक है ना, 2018 के बाद से। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाता है सीजेआई। ठीक है, 60 में शपथ है। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कहां से की जा सकती है। तो जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी सदन में, ठीक है ना, चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ कंडीशन होती है, जैसे 14 दिन
पहले का इसमें नोटिस देना होता है, संकल्प पारित करना होता है। ठीक है, संकल्प क्या होता है, मोस्टली इसमें होता क्या है कि लोकसभा के 100 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 50 सदस्य है कम से कम। अगर राज्यसभा से आ रहा है तो मिनिमम मतलब आपको इतने सदस्य, और लोकसभा से आ रहा है तो मिनिमम इतने सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित होता है। ठीक है, 14 दिन की लिखित सूचना होती है, यानी इतने सदस्य कम से कम पहले उस पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और फिर संकल्प पारित होने के बाद में तब वो सदन में रखा जाता है, और सदन से भी फिर वो 2/3 बहुमत से वहां से पारित होना होता है किसी भी सदन से। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक सदन से पारित हो जाता है, वहां मतलब पहले तो कमेटी बैठती है, कमेटी जांच करेगी, कमेटी जांच करने के बाद में फिर वो सदन में लाया जाएगा, फिर सदन में पारित होने के बाद उसमें उसकी जो है जांच की जाएगी दूसरा ऊपर की। ठीक है ना, जो आरोप लगाए जाते हैं, इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है एक। ठीक है, उसके बाद ये बाकी थ्योरी में कंप्लीट करेंगे जब थ्योरी जो चलाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह यदि यह पारित किया गया है तो सदस्य जो सदन होता है उसके कुल सदस्य की संख्या का 2/3 बहुमत से। ठीक है, 61 में ये दिया हुआ है, 61 आर्टिकल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद रिक्ति होने पर पद को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया अधिकतम कितनी समयावधि में पूर्ण होनी चाहिए, तो 6 महीने में इसको पूर्ण कर लेना चाहिए। ठीक है ना, 62 ये बात कहता है, कहते ना 61 तक क्या है राष्ट्रपति के प्रावधान है, 62 में कहता है राष्ट्रपति नहीं है तो फिर 6 माह में उसको रिक्ति को पूरा करना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो जब तक भर नहीं जाता, और भरना कितने में दिन में है, 6 महीने में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वह उपराष्ट्रपति को संबंधित हस्तलिखित लेख के द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित ना हो जाए। 62। ठीक है, उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रोविजन आ गई, तो यहां पर जो हमने पढ़े थे कि 62 तक हैं राष्ट्रपति से संबंधित, वो हमने बताई दिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना, जैसे आपको पक्का चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, इससे आपको पूरा 61 तक याद हो जाएगा, और 62 आपको ऐसे याद होगा कि 61 तक राष्ट्रपति है और 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति नहीं है तो 6 महीने में राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव है वो कराएं। 63 से लेकर के 69 तक कौन है, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको जो 52 से लेकर के और 61 तक के जो प्रोविजन है ना, उनको आपको क्या करना है, कोरिलेट करके देखना है। कोरिलेट कैसे करना है, जैसे 52 है, 52 में आपका पद की बात की गई थी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही 52 से यहां पर 63 आपका कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 63 से यहाँ पे आप देखेंगे तो 64 जो आर्टिकल है यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित, ऐसे हम कोरिलेट करेंगे यहाँ पे 64, 65, 66, 67, 68 और 69 ये आर्टिकल हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। आपको ऐसे याद रखने हैं। तो अब इसको कैसे याद रखना है आपको, कि जो 63 हो गया, फिर जो 64 है, 64 आपको 53 से कोरिलेट करना है यहाँ पे, कि कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट लगभग इस तरीके से ही उसमें प्रोविजन दिए हुए हैं। जो 64 आर्टिकल है उसमें जो 53 है वहां कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, है ना, और 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बस ये आर्टिकल है एक ऐसा जो थोड़ा सा मतलब डिफरेंस पैदा कर रहा है ना, तो इसलिए आपको इससे कोरिलेट ऐसे करके देखना है कि 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट यूनियन,
और इधर जो 64 है वो है राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा। थोड़ा है डिफरेंट दोनों, लेकिन बस कोरिलेट करने के नाते से आपको ऐसे रखना है। फिर जो 65 है यहाँ पर आर्टिकल, वो आपको जो 65 है वो मैच करेगा आपका 68 राष्ट्रपति के पद में उपराष्ट्र आकस्मिक रिक्ति होने पर। तो यहां पे हमने देखा है कि जो 65 है वो आपस में कोरिलेट करेगा 68 से, ठीक है। 65 कोरिलेट किससे कर रहा है? 68 से, क्योंकि यहां 65 में है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के पद में जो आकस्मिक रिक्ति हो जाती है बीमारी अन्य कारण से या अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है, ठीक है। ऐसे ही 68 यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद अगर अचानक से यहाँ पर पदावधि उसकी समाप्त हो जाती है, आकस्मिक रिक्ति हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर वहां पदावधि की समाप्ति से पहले ही उसका कार्य जो निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का वो कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 65 और 68 एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो 66 आर्टिकल है ये 3 पार्ट में है। इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो 54 का जो फर्स्ट क्लॉज है उससे रिलेटेड है। जो इसका सेकंड क्लॉज है वो यहां पर जो 59 का फर्स्ट क्लॉज है वो है। इसका जो थर्ड क्लॉज है वो जो 58 है उससे रिलेटेड है, और इसका जो फोर्थ क्लॉज है वो 58 का क्लॉज 2 और ये क्लॉज 1 ऐसे कोरिलेट है ये, ठीक है। तो आपको कितना आर्टिकल पढ़ना है? आपको यहां वाले आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ये 58, 59, 54 राष्ट्रपति वाले आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप आसानी से इनको कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहां पर आता है जो 67 आर्टिकल है वो 56 से कोरिलेट है, ठीक है। और 68 हो ही गया, 65 से कोरिलेट हो गया। 69 किससे रिलेटेड है आपका? 69 है आपका 60 से कोरिलेट, ठीक है। 60 से कोरिलेट है आपका 69। 61 तक तो आपको बता ही दिए हैं, तो उस तरीके से आप जो आर्टिकल कोरिलेट है उनको आप ऐसे ही याद कर लेंगे। बस 65 से 68 ही तो बचा इसमें, ठीक है। बाकी ये कोरिलेट करके आप तुरंत इसको याद कर लेंगे। और फिर 69 के बाद में 70 जो आर्टिकल है वो अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से है यहां पर आर्टिकल, क्योंकि जो आपको 70, 71, 72, तो 72 तो सभी को याद रहता है, क्षमादान वाला जो पार्डन वाला है, ठीक है। 70 और 71 है। 71 वैसे तो जो 69 है ना, यहां पर 69 नहीं 68, यहां पर जो 70 और 71 है ये दोनों जो आपके 65, 68 और उसी तरीके से 70 है, तीनों एक तरह से कोरिलेट हैं। ये तो आकस्मिकताओं में बताता है और उनकी आकस्मिकताएं जो हैं वो बता रखी हैं। आकस्मिकता बोलते हैं जो कंटिंजेंसी होती है, ठीक है, अचानक से कुछ हो जाना जिससे वो कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो 70 यहाँ पे बात करता है अदर की, यानी जो अदर कंटिंजेंसी है यानी अन्य आकस्मिकताएं हैं, उसमें पार्लियामेंट की पावर दे रखी है यहाँ पर कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य जो हैं उनका निर्वहन कौन करेगा, उनका डिस्चार्ज कौन करेगा, तो उसके संबंध में जो पार्लियामेंट है वो प्रोविजन बना सकती है, ठीक। और 71 जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय के बारे में बात करता है, दोनों से ही रिलेटेड है 71। वैसे 70 और 71 इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आपको जो ज्यादा याद रखना है वो 69 तक याद रखना है, और 69 तक की मैंने कोरिलेशन आपको बता दिए हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये हमने अभी पढ़ा है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, 64 में। इससे पहले जो 63 आर्टिकल है आपका, वो हमने पढ़ाई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, उसमें कौन शामिल होता है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में? तो संसद के जो दोनों सदन है उनके सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है 66 में। ठीक है, 66 का क्लॉज 1। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सेवा कर रहा है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है यहां पर? तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है यहां पर, वो है 5 साल तक, उस दिन से जिस दिन से वे पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, 67 आर्टिकल जो टर्म है उनका। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संशक्त विषय की सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो आर्टिकल था 71, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, जो 70 और 71 बता रहे थे ना, इसमें तो अदर कंटिजेंसी है, ये याद रखना है। और 71 में क्या है? शंका और विवाद। शंका और विवाद से शंका और विवाद का जो निर्णय है कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो विषय हैं उनमें अगर कोई भी शंका या विवाद होता है तो उसका निश्चय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, 71 आर्टिकल में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार और कुछ मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित यानी सस्पेंड करने या कम करने, रिमिट करने का अधिकार या कम्यूट करने, इनका अधिकार है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार, है ना, यानी पर्डन होता है, सस्पेंड होता है, रिमिट होता है, कम्यूट होता है, और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति रखता है। कारण है कि राष्ट्रपति न केवल कार्यपालक शक्तियां रखता है बल्कि विधायी और न्यायिक शक्तियां भी रखता है, इसीलिए ये इनको पावर दी हुई है। ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं बैठ रहा है, राष्ट्रपति ने केवल कार्यपालक शक्तियां रखता है, हाँ, विधायी और न्यायिक शक्तियां भी रखता है। ठीक है, तो इसका हो गया बी स्पष्टीकरण, ये इसका सही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए शक्ति नहीं इसको दे रखी है। शक्तियां सारी हैं उस पर, लेकिन कारण ये नहीं है उसका क्षमा करने का और ये करने का। उसके बाद में यहां से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो किस मामले में नहीं होती? जो भारत के राज्य क्षेत्र में कार्य सभी अपराध के संबंध में यहाँ पर शक्ति उनको नहीं होती है, केवल उनके मामले पर होती है जहां संघ जो होता है, जो यूनियन है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति जहां तक है, जिन सब्जेक्ट पर है, वहां तक ही राष्ट्रपति को अधिकार होता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस जजमेंट में अवधारित किया कि आर्टिकल 72 और 161 के अंतर्गत दाखिल की गई मर्सी पिटीशन उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। तो ये कहा गया था आपका शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत में दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को कैसे मिलता है? जब वो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है,
यहाँ मंत्रिमंडल नहीं है बल्कि मंत्रिपरिषद ही है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद ही रहेगी, मंत्रिमंडल नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है यहाँ पर, कैबिनेट नहीं है, ठीक है ना, एक गलत दे रखा है। उसके बाद मंत्रिमंडल सिर्फ वहां पर है जो उसमें जो आपातकाल से संबंधित जो प्रोविजन है ना, 352 से 360 वाले। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल में भारत में प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है आपका 74 क्लॉज 1। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सबसे उपयुक्त है? तो भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत जो परामर्श होता है उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 74 का क्लॉज 1 है और ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा ये प्रोविजन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो यहां से एक आर्टिकल आपका 74 है, ये 73 जो यहां पर दे रखा है, 73 है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अभी जो क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। टंग ट्विस्ट इसलिए होती है, वो तेजी से पढ़ाने के चक्कर में, जल्दी से मतलब, क्योंकि लेंथी वीडियो ना हो जाए उस चक्कर में, ठीक है। उसके बाद में इसका आंसर हो ही गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 36 कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये जो प्रोविजन है ये किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? तो 91st जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है ना, आर्टिकल 75 में, ठीक है। उसके बाद में जो 74 आर्टिकल है ना, उससे रिलेटेड कुछ केस लॉ है जो वो बाद में है इस चैप्टर के, मतलब। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग गठित करता है, यह किस केस में कहा गया था? तो ये पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75 बात करता है जो मंत्रियों के बारे में प्रोविजन होते हैं उनके संबंध में। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया था। तो ये जो अध्यादेश था वो किससे संबंधित था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया हुआ है? तो 75, ठीक है। 75 में यहां पर अधिकार दिया हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का राष्ट्रपति को। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे उस लोकसभा का, मतलब जिस लोकसभा में वो है उस लोकसभा का उसको विश्वास प्राप्त है, ठीक है। 75 क्लॉज 2। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा वाद राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो ये हैं आपके उपरोक्त सभी। इसमें देखो, महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े 2024, ये भी लेटेस्ट केस है, ये इसी से रिलेटेड है। मुकेश बनाम भारत संघ का वाद 2020 का है, ये भी लेटेस्ट है। शत्रुघ्न चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014, ठीक है। तीनों केस इंपॉर्टेंट है, तीनों ही राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस आर्टिकल में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत समाहित है? तो वह है आर्टिकल 75 का भी क्लॉज 3, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर
राष्ट्रपति की तुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, ना कि उनकी व्यक्तिगत तुष्टि। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये था आपका यूएन नहीं, शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का ये केस है, उसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, ये आर्टिकल 74 और 75 जो आर्टिकल है ना, इनसे रिलेटेड केस हैं, तो वो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, इसमें ये बात और कही गई थी कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें कार्यरत जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने की शक्ति कार्यपालिका शक्ति है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो और केस हैं, चलो उन्हें तो अभी बाद में देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते ये कैसे निश्चित होते हैं? तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 75 क्लॉज 6 में ये दे रखा है कि पार्लियामेंट वो निश्चित करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मंत्रीगण को उनके जो डिपार्टमेंट कहते हैं, एक पोर्टफोलियो बोलते हैं इनको, तो मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मतलब होता पीएम की संस्तुति पर ही है, सिफारिश पर ही है, लेकिन राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन अपना पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत धारण करता है? तो कौन करता है? भारत का महान्यायवादी करता है, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 76 को 88 से कोरिलेट करके पढ़ना होता है, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि 88 में दिया हुआ है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, मतदान नहीं कर सकता है। कौन सा स्टेटमेंट भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? तो उसे उन्हीं तरीकों और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट असत्य है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत में भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होगा, तो भारत के सभी न्यायालयों में। ठीक है ना, ये आप 76 का क्लॉज 3 देखेंगे तो उसमें मिलेगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की हुई कही जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है ना, 77 क्लॉज 1। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड क्षमादान की शक्ति 72 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति ये आपका 53 में है। ठीक है, राष्ट्रपति में नेतृत्व प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति 75 में है, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में है। ठीक है, 4 3 2 1 आंसर हो गया बी। उसके बाद में अब यहां पर जो केस लॉ से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये सुझाव दिया कि वह अनुच्छेद 72 और 161 या फिर सीआरपीसी की धारा 432 और 33 के अधीन क्षमादान के लिए दिए गए आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करें, और प्रत्येक क्षमादान के आवेदन को आवेदन की तिथि से 3 माह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। तो ये बात कही थी शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, देखो यहां पर 2 केस और हैं, केहर सिंह वर्सेस भारत संघ का केस। यहां पर आपको ये भी याद रखना है, इन दोनों केसेस को आपको याद रखना है।
जो के हर सिंह वाला केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो एक संवैधानिक शक्ति है। कैसी है? संवैधानिक शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और राष्ट्रपति के आदेश के गुणावगुण का न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। यानी उनकी जो मेरिट्स हैं, गुणावगुण का मतलब होता है उनकी जो मेरिट्स हैं, उनका जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात कही थी के हर सिंह के केस में। लेकिन इसके बाद में भी और सारे केस आए। ये 1989 का केस है। इसके बाद में जो केस आया था वो था इप्रू सुधाकर का, इप्रू सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। ये है 2006 का केस। ठीक है, इस केस में ये जजमेंट पलटा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है यदि इसका प्रयोग, जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग राजनीतिक, धर्म और जाति के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना, तो फिर वो मनमाना होगा, संविधान की अवहेलना करने वाला होगा, और न्यायालय फिर उसकी विधिमान्यता का न्यायिक परीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, के एम नानावटी वाला जो केस है, इसमें आपको पता ही है, ये राज्यपाल की जो 161 के अधीन जो दंड को निलंबित करने की शक्ति है, उसमें ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो आर्टिकल 145 के अधीन बनाए गए नियम के अधीन होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग सीआरपीसी की धारा 433 ए में निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो ये थी मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में वो बात कही गई थी। और जो इप्रू सुधाकर वाला है उसमें बताई दिया आपको। ठीक है ना, क्षमादान की शक्ति का पुनर्वलोकन किया जा सकता है। फिर उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट केस है यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी। ये केस है आपका जो 74 आर्टिकल है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, यूएन राव वाले केस में ये बोला था कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो लोकसभा के विघटन के बाद भी जो मंत्रिपरिषद है वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, और आर्टिकल 74(1) जो है वो मैंडेटरी है, आज्ञापक है। इसलिए राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के नहीं कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवधारित किया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो ये 53 का आंसर है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो एसपी गुप्ता वाला केस है, इसमें इसके रिवर्स बात बोली थी, बाद में ये जजमेंट पलट गया। इसमें बोली थी कि एसपी गुप्ता वाले केस में कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता है वो न्यायिक जांच से परे है, लेकिन उन आधारों को जांचा जा सकता है जिन पर वह परामर्श आधारित होता है। ठीक है, तो ये सारे केस थे। नवाब राबिया वाला केस भी आपका ये 163 से रिलेटेड है। ठीक है, और यहां से आपको क्या करना है, 72 तक जैसे आपने पढ़ लिया। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रोविजन है और उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो जैसे ही आपने 72 तक कोरिलेट करके पढ़ लिया है, तो यहां से आपको क्या करना है, 72 आपको पता है और इधर 161 पता है आपको कि क्षमादान की शक्ति यहां राष्ट्रपति को मिली हुई है और यहां पे राज्यपाल को मिली हुई है। तो राज्यपाल से संबंधित प्रोविजन कहां से स्टार्ट होते हैं, 152 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, जो 72 आर्टिकल है यहां से लेकर के और 111 आर्टिकल तक आपको क्या करना है, प्लस 89 जोड़ते जाना है। ठीक है, 111 आर्टिकल तक आपको क्या करना है, 89 जोड़ते जाना है, क्योंकि यहां पर जब 89 जोड़ते हैं तो यहां पर 200 आ जाता है, और 201 जो है वो भी राज्यपाल के लिए एक अलग से प्रोविजन है जब वो विधेयकों को आरक्षित रख लेता है अनुमति के लिए। ठीक है ना, फिर इसलिए यहाँ पर 112 आर्टिकल जो आएगा
112 में आपको 90 जोड़ना है, क्योंकि एक आर्टिकल यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ जाता है। तो 112 में प्लस 90 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है 202। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 112 से लेकर के 123 पे ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जो संघ से संबंधित मतलब वो राज्य की विधायिका से संबंधित जो चैप्टर है। तो 112 से लेकर 123 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस 90 करना है, क्योंकि 124 से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे 90 आपको जोड़ना है, और 90 आप जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाता है 213, जो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 214 से यहाँ से हाई कोर्ट आ जाता है। यहाँ 124 से सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, यहाँ हाई कोर्ट आ जाता है। तो आपको एक ही साथ में, देखो बिल्कुल एक ही आर्टिकल तो यहाँ से अलग है, बाकी आप देखेंगे तो 72 से लेकर के और 123 तक आर्टिकल आपको इधर पढ़ने हैं, और इधर आपके जो आर्टिकल है अगर इसमें 89 जोड़ते हैं तो 161 यहां पर बनता है। तो 161 से लेकर के और 213 आर्टिकल तक आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अपने आप ही, यानी आपको एक ही तरह एक ही साइड से आपको याद करने हैं बस, 72 से लेकर के 123 तक के आर्टिकल। ठीक है, तो ये लॉजिक है, आपको तरीका है याद करने का। तो अब चलते हैं हम यहां पर संघीय विधायिका, यानी 79 से लेकर के 123 आर्टिकल तक हैं ये, 123 तक। यहां पर क्वेश्चन है पहला, संसद की संरचना में क्या शामिल है। तो संसद के अंतर्गत में कौन आता है यहाँ पर, देखो इससे पहले यहाँ पर जो 77 हमने पढ़ा था, 76 हमने अटॉर्नी जनरल तक हमने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, एक 77 है जो भारत सरकार के कार्य, भारत सरकार के कार्य का संचालन की बात करता है, यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कार्य का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसका, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और 78 बात करता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, जानकारी देने आदि के संबंध में, और भी काम है, आदि के संबंध में पीएम के कर्तव्य है, यानी पीएम की ड्यूटी एक तरह से यहां पर दे रखी है। ठीक है ना, 78 में। और 77 में कार्य संचालन की बात की गई है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, सरकार कैसे कार्य संचालित करती है। तो वही कार्यवाही जो है, अभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाही वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर 79 से लेकर के 123 तक। तो यहां पर जो पहला है कि संसद की संरचना में क्या शामिल है, तो संसद की संरचना में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ठीक है, ये 79 आर्टिकल में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, ठीक है ना, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। और जो 331 आर्टिकल है उसमें लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन जो अब तक राष्ट्रपति मनोनीत करते थे ना, वो अब खत्म हो गया है। ठीक है ना, 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा। ठीक है, 331 और 333 में जो राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट है, और ये जो कुछ सदस्यों का जो नामांकन करते हैं, ये यहाँ पर आर्टिकल 80 क्लॉज 3
में ये बताया गया है। तो राज्यसभा की संरचना में 80 में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा की संरचना। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 238, ठीक है ना, 248, ठीक है ना, 48 कह रहे हैं, 238, 38 प्लस 12, 238, ठीक है ना, जो सदस्य हैं, और प्लस 12 सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 250 हो जाएंगे। और लोकसभा में आपके इस तरह से जो 81 आर्टिकल है यहाँ पर उसके बारे में अभी आगे देखेंगे। लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, तो वो यहाँ पर कोलैप्स नहीं होता है, व्यपगत नहीं होता है। ठीक है, तो लोकसभा भंग होती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, आपात की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा की अवधि में कितनी वृद्धि यहां पर की जाती है, तो एक बार में 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए की जाती है। 83 जो संसद की सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। ठीक है, और उद्घोषणा जब से ही समाप्त होती है तो वो फिर 6 माह से अधिक यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है ना, उद्घोषणा समाप्त होने के बाद में, वैसे 1 वर्ष तक होती है। उसके बाद में 83 ये आर्टिकल बताता है, तो यहां पर 81 जो आर्टिकल है वो लोकसभा की संरचना की बात करता है। लोकसभा की संरचना की बात करता है 81 आर्टिकल, और इसमें 530 प्लस 20 इस तरीके से इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है ना, और 82 में आपका जनगणना के बाद में पुनः समायोजन जो होता है, रीएडजस्टमेंट जो होता है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है ना, प्रत्येक जनगणना सेंसस के बाद में रीएडजस्टमेंट यानी पुनः समायोजन, इसकी बात करता है। 83 हम अभी यहां पर पढ़ रहे हैं कि संसद की जो सदन है उनकी अवधि की बात करता है। तो संसद के दो सेशन के मध्य जो अंतराल है उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो यहां पर वो हो सकती है मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, 85 में ये बताया गया है। तो जब 85 में ये बताया गया है, तो जो 84 है वो बात करता है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बारे में। और क्वालिफिकेशन में इसमें क्या होता है, एज का है कि भाई राज्यसभा में, यहां पर राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के कारणों को संसद को अवगत कराएंगे। तो ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है आपका 86 में। ठीक है, 86 में यहां पर जो 86 में नहीं, मतलब 87 में ये जो संसद का जो अभिभाषण होता है, ठीक है, उसमें ये बात कही गई है 87 के क्लॉज 1 में। अब यहां पर जो 86 छूट गया है, तो 86 में क्या है कि जो एड्रेस किया जाता है सदनों में, 86 जो है वो सदनों में अभिभाषण मतलब एड्रेस करना, संबोधित करना, अभिभाषण का
और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसको आपको 86 को एक वर्ड से याद रखना, नोटिस। ठीक है ना, 86 में नोटिस देते हैं और 87 में स्पेशल एड्रेस होता है। क्या होता है? स्पेशल एड्रेस। ठीक है, विशेष अभिभाषण। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का जो विघटन है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन वो कैसे किया जाता है? तो वो किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, 85 का क्लॉज 2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन जो होता है। सत्रावसान से मतलब क्या होता है? तो लोकसभा का जो सत्र होता है उसकी समाप्ति करना, वो सत्रावसान होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, यहां पर 89 जो आर्टिकल है वो बात करता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, यानी यहां पर सभापति 89 में सभापति और उपसभापति इन दोनों के बारे में बात की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनको बोलते हैं, सभापति और उपसभापति को। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अधीन किस अनुच्छेद में किया जाता है और कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का तो 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों का यहाँ पर उसमें अध्यक्ष भी होता है, तो उसका निर्वाचन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, 93 आर्टिकल के तहत में। और कौन चुनता है? लोकसभा ही अपने 2 सदस्य होते हैं, उन्हीं को ही अपना या तो मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है, अब यहां से क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं 88 से लेकर के 92 तक, 88 से लेकर के 92 तक आपको क्या है, संसद के अधिकारी, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिकारी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब 88 हमने 88 नहीं बल्कि 89, यहां पर क्या है 89 यानी 89 से लेकर के ये कितने आर्टिकल हो गए? 5। ठीक है, 5 आर्टिकल आपको ये हैं संसद के अधिकारी, यानी जो राज्यसभा का सभापति है और उपसभापति है, चेयरपर्सन और वाइस चेयर, मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो 5 आर्टिकल है 89 से 92 ये सभापति और उपसभापति से संबंधित हैं। और उसी तरीके से जो क्लॉज, जो आर्टिकल, मतलब जो बातें इनमें लिखी हुई हैं वही सेम आपको फिर 93 से लेकर के 96 आर्टिकल तक आपको यहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट में, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति लोकसभा खुद करती है 93 में करती है। तो उससे पहले यहां पर जो हमने पढ़ा था 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, 90 में है उपसभापति का जो पद रिक्त होता है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और पद से हटाया जाना।
पद से हटाया जाना, ठीक है ना, 90 में। और यही चीज, यही आर्टिकल आप किस में पढ़ोगे, यही आर्टिकल लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित 94 में पढ़ोगे। 89 वाला किस में पढ़ोगे, 93 में पढ़ोगे, ठीक है ना, जो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है। तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रोविजन है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 का डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 91। 91 में 4 जोड़ेंगे आप तो यहां हो जाएगा 95। तो 91 में क्या है, 91 में है जो सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, उसके कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यानी सभापति के कर्तव्यों का पालन कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है। सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन कर सकता है, उपसभापति कर सकता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। और 92 में प्लस जोड़ेंगे तो 96। ये है 92 है सभापति को हटाना, सभापति हो गया या उपसभापति हो गया, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, इनको हटाना। मतलब ये है कि जब हटाने का इनका प्रस्ताव, पद से हटाने का कोई भी संकल्प है ना, जो भी संकल्प बोलते हैं रिजोल्यूशन को, तो कोई भी संकल्प इनका अगर पेंडिंग में होता है, विचाराधीन होता है, तब ये काम नहीं करेंगे, तब ये पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है ना। प्रिसाइड तब तक ये नहीं होंगे। तो ये बात कही गई है आपकी 89 से 92 और फिर यहां से कोरिलेट हो गए 96 तक। अब बात करते हैं सदन के विघटन के बाद अध्यक्ष क्या करता है। तो सदन जैसे ही विघटित होता है वहां पर मतलब अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक वो पद पर बना रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है ना, 94 में, जो कि 90 से रिलेटेड है, कोरिलेट है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। तो ये लास्ट वाला जो आर्टिकल था अभी हम पढ़ रहे थे 96, ठीक है ना, यहाँ अध्यक्ष की बात कर रहा है और 92 में किसकी बात की जा रही है, सभापति की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है लोकसभा की बैठकों की जो कोरम है, गढ़पूर्ति बोलते हैं कोरम को, तो वो बैठक कब तब होगी जब कोरम पूरा होगा। और कोरम कितना होता है यहाँ पर, वो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है ना, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 उसमें ये बात कही गई है। तो 96 के बाद में कौन सा आर्टिकल आया, 100, ठीक है। तो आपको यहां पर 97 जो आर्टिकल है वो याद रखना है। अब तक हम 96 तक जो पढ़ रहे थे, 89 से लेकर के 96 तक के जो प्रोविजन पढ़ रहे थे वो संसद के अधिकारी के बारे में बात कर रहे थे। और संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं, सभापति होता है, उपसभापति होता है, ठीक है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में, चारों के बारे में पढ़ रहे थे हम यहाँ पर, ठीक। तो यही चारों के बारे में 97 में प्रोविजन किया गया है यहां से, किनका, इनका वेतन और भत्ता। तो इतना याद रखना 97 में। और 98 में आपको याद रखना है जो संसद है उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो दे रखा है, यानी संसद का सचिवालय, वो 98 में दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद में 99 में शपथ दे रखी है जो संसद के सदस्य होते हैं। यहाँ पर सदस्यों की शपथ है, ठीक है ना। जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनकी शपथ या प्रतिज्ञान भी बोल सकते हो। तो शपथ आपकी 99 में है, ये ध्यान आपको रखना है। और 100 में जो सदन में मतदान वोटिंग है, या अगर कोई भी वेकेंट है, रिक्ति है, उनमें सदन की कार्य करने की पावर और कोरम, उनके संबंध में बात की गई है। तो उसी कोरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या है? तो वो है 10वां भाग कुल सदस्य संख्या का। उसके बाद में नेक्स्ट है, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जो वाद है, ये किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल 102 से संबंधित है। 102 सदस्यों के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, निर्भरता की, ठीक है। और 101 आपका बात करता है स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना यानी वैकेशन ऑफ सीट्स, स्थानों का रिक्त होना। उसके बाद में नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य होने के लिए डिसेबल है, अयोग्य है, ठीक है ना, डिस्क्वालिफाइड कहेंगे यदि वह मतलब संसद के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है और उस विधि या उसके अंतर्गत वो डिस्क्वालिफाइड हो, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण वो कौन करता है? तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? ये पूछ रहा है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा? चुनाव आयोग के विचार अनुसार, 103। उसके बाद में नेक्स्ट है, 102 आपका हो ही गया है ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। उसके बाद में संसदीय समिति का अर्थ उस समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त है, सदन द्वारा निर्वाचित है और अध्यक्ष द्वारा नामित है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर संसद सदस्यों और संसद समितियों के संसदीय विशेषाधिकारों में क्या सम्मिलित है? तो संसद में वाक स्वतंत्र यानी फ्री स्पीच, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय में कार्रवाई के दायित्व से उन्मुक्ति यानी इम्यूनिटी, संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में न्यायालय में कार्रवाई के दायित्व से उन्मुक्ति। तो ये ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां किन आर्टिकल में यहां पर दी गई हैं? तो ये जो उन्मुक्तियां हैं 105 और 106, दो आर्टिकल हैं, 105 और 106। मैंने आपको बताया था 72 से लेकर के 111 तक आपको क्या करना है? प्लस 89 करना है, ठीक है। तो 105 में 89 जोड़ना है और यहां पर भी 89 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 491 और यहाँ हो जाएगा 591, 194, 195, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में नेक्स्ट है, केशव सिंह का मामला किससे संबंधित है? तो केशव सिंह का मामला संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो किसे उपलब्ध यहां पर नहीं है? तो उन नागरिकों को उपलब्ध नहीं है जो सदन में पैम्फलेट वितरित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसे उसके विशेषाधिकार हनन करने पर दंड देने की शक्ति की प्रकृति है, तो वो न्यायिक प्रकृति है संसद की। नेक्स्ट है,
सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि सदन को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है? संसद की कार्यवाही की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन नहीं किया गया है। तो ये है आपका एम शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। इसको सर्च लाइट केस भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, ठीक है, केशव सिंह का मामला भी अभी बताया था कि संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, ठीक है, और जो सर्चलाइट केस है वो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें दो केस और हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है के एम नाम्बियार वर्सेस मुख्य सचिव मद्रास सरकार यानी मद्रास गवर्नमेंट 1966 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है इसमें इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है, 1975 सुप्रीम कोर्ट। ये दो केस हैं जो आपको याद रखने हैं। इन दोनों केस में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि यदि कोई विधिक आदेश के तहत में निरुद्ध किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वह साधारण नागरिक से उच्चतर परिस्थिति का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। जो संसद सदस्य होते हैं ना, तो उनके विशेषाधिकार के संबंध में बात थी कि संसद सदस्य है तो उसको अगर कोई विधिक आदेश के तहत में अगर उसको डिटेन किया जाता है तो वो साधारण नागरिक से उच्चतर यानी हायर स्टेटस का दावा वो नहीं कर सकता अरेस्ट के मामले में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है संसद का एक सदस्य डिफेंस का क्लेम यहां पर कर सकता है, तो वो केवल दीवानी मामलों में डिफेंस की बात कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक संसद सदस्य एक व्यक्ति के विरुद्ध सदन में मानहानिकारक कथन करता है और बाद में संसद सदस्य के रूप में अपने आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के बिना ही इसे संसद के बाहर वितरित भी करता है, तो वह सुरक्षित नहीं है और न्यायालय में अभियोजित किया जा सकता है, क्योंकि संसद के बाहर मानहानिकारक कथन का वितरण सांसद के प्रदत्त प्रतिरक्षा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। तो 105 और 106 आपके संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित थे, जिसमें 105 विशेषाधिकार के बारे में बात करता है और 106 जो सदस्य हैं संसद के उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद में जो 107 है प्रोविजन, यहां से विधायी प्रक्रिया शुरू है और इसमें साधारण विधेयक जो होते हैं उनके प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है ना। साधारण विधेयक जो होते हैं उनके प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहां पर दी हुई है, उसके संबंध में प्रोविजन दिए हुए हैं, ठीक है, 107 में। और 108 जो है उसमें ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है, संयुक्त बैठक, ठीक है। तो यही था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिकारिता किसको है? राष्ट्रपति को। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो ये जो मतभेद है ना, वो जो दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक तभी बुलाई जाती है जब संसद में किसी विधेयक पर दोनों सदनों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है गतिरोध की स्थिति में कौन सा विधेयक उसको पारित किए जाने के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध करता है? तो जो सामान्य विधेयक होता है, साधारण विधेयक 107 वाला।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी था कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, 118 का क्लॉज 4 इसमें बताया गया है। तो 108 को 118 से आपको जोड़ के देखना है। 108 118। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था क्या पारित करने के लिए? तो यहाँ पर ये जो तीनों एक्ट थे इनको, यानी जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961 का, और बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम है 1978 का, और पोटा एक्ट है आपका 2002 का, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है उसके संबंध में। तो इन संबंधित विधेयक को मामले में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, धन विधेयक कहां से उद्भूत होता है? उद्भूत होता है का मतलब वो प्रोड्यूस कहां पे किया जाता है? तो वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्रस्तुत किसमें किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। ठीक है, 109 जो आर्टिकल है वो प्रक्रिया की बात करता है, और 110 धन विधेयक के डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है, और ये धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है, प्रस्तुत करने की। लोकसभा के द्वारा धन विधेयक के पारित होने के बाद यदि राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उस पर कितने दिन के बाद उसको पारित हुआ मान लिया जाता है? तो 14 दिन के भीतर। ठीक है ना, 109 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है? तो 110 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक विधेयक जो कर निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से भी संबंधित है वह भी धन विधेयक हो सकेगा। सेकंड कह रहा कारण कि सभी विधेयक जो कर से संबंधित है वे धन विधेयक हैं। तो ये बात इसमें ये गलत है। ठीक है ना, तो ए सही है और गलत है। नेक्स्ट है, ये कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, 110 आर्टिकल का क्लॉज 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो 112 है। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोलते हैं? बजट। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं अस्थायी अध्यक्ष उनकी नियुक्ति करता है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 120 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा में किया जाएगा? तो वो या तो हिंदी में या इंग्लिश में। 120 आर्टिकल। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद में चर्चा करने पर निषेध यानी प्रोहिबिशन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 121। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस प्रोविजन में राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो 123 में। तो इसमें 120 हो गया, 121 हो गया। ठीक है, 112 तक हो गए, है ना। 119 हाँ, अब रह गया इसमें कौन सा आर्टिकल रह गया? 111। 110 तक तो हो गया डेफिनेशन। 111 था विधेयक पर अनुमति प्रदान करना। 112 बजट से संबंधित था। ठीक है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके संबंध में। और जो 113 है वो एस्टिमेशन के बारे में बात करता है। एस्टिमेशन प्रोसेस के बारे में बात करता है। प्रोसेस मतलब जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर कह सकते हो इसको। एस्टिमेशन प्रोसीजर यानी जो प्राक्कलन है उसके बारे में, प्रक्रिया की बात करता है। और जो 114 है
वो बात करता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है। इसको विनियोग विधेयक बोलते हैं, विनियोग विधेयक, ठीक है ना। यानी ये जो ग्रांट होती है, अनुदान विधेयक जो होता है, अनुदान जो होता है उसके बाद में ही संचित निधि में से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 115 में 3 तरह के हैं। एक सप्लीमेंट्री है यानी अनुपूरक, दूसरा है एडिशनल है यानी अतिरिक्त, और दूसरा है एक्सेस ग्रांट की मांग जो की जाती है। एक्सेस ग्रांट यानी अधिक चाहिए पैसा तो वहां पर बिल पेश करना होता है। उसके बाद में 3 आर्टिकल और हैं, 3-4। 116 बात करता है लेखानुदान। लेखानुदान बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। और इसी में बोलता है प्रत्यानुदान, जिसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट यानी प्रत्यानुदान। और एक है अपवाद अनुदान यानी एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए आपके 116 में। उसके बाद में नेक्स्ट है 117 आर्टिकल। 117 आर्टिकल आपका बात करता है जो वित्त विधेयक हैं, है ना, जो फाइनेंशियल बिल हो गए उनके संबंध में विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन। 118 आपकी बात करता है जो प्रक्रिया है संसद की, उस प्रक्रिया के नियम, रूल की बात करता है 118, ठीक है। और 119 में जो वित्तीय कार्य हैं उनके संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। वित्तीय कार्य के संबंध में प्रक्रिया, वो 119 बात करता है। 120, 121 हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। और 122 बात करता है यहाँ पर 122 करता है, कोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि कोर्ट के द्वारा संसद की जो कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही की जांच ना करना, ठीक है। तो ये 123 तक ये पूरे हो गए अब आपके। तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 123 में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस तरह की शक्ति है उसकी, वो मतलब एक लेजिस्लेटिव पावर है। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है वो संसद की पुनः बैठक के कितने दिन बाद, तो 6 सप्ताह के बाद से कार्यान्वयन के बाद वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 सप्ताह के भीतर उसको अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है, भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक। दूसरा ग्रांट है, अनुदान मांग, ठीक है ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स, मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजट, ये गलत है, ये सही है। अल्पावधि चर्चा, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो 48 है उसका आंसर है बी। उसके बाद में नेक्स्ट है शून्यकाल में जो संसद सदस्य है वो बिना पूर्व सूचना के किसी भी विषय पर प्रश्न कर सकता है।
लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो वह 1 घंटा होती है। ठीक है, यानी जो शून्यकाल होता है, उस शून्य होने का मतलब ये होता है कि 12 बजे से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, ये चेंज हो गया। पहले ये 12 बजे से था, क्योंकि जीरो हो जाता है 12 पे आके, तो इसलिए 12 बजे से शुरू था। लेकिन 2014 के बाद से इसको 11 से 12 कर दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि आर्टिकल 105 और 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार या उन्मुक्ति केवल सदन के कार्य या सदस्य के कर्तव्य निर्वहन से संबंधित कार्यों में ही प्राप्त है, और किसी व्यक्ति से रिश्वत लेकर उस व्यक्ति के निर्देश अनुसार किसी सदस्य, चाहे वो सांसद है या विधायक है, उसके द्वारा सदन में मत दिया जाता है या बोला जाता है, वो स्वयं में ही एक अपराध है, और ऐसे सदस्य के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर है आपका सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लेटेस्ट केस है 2024 का। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा केस है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित है? तो वो डीसी वाधवा वर्सेस बिहार राज्य का केस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन, और आपको 123 तक आपने अभी पढ़ा होगा। 152 से लेकर के 123 तक किसी भी आर्टिकल में आपको दिक्कत नहीं आई होगी, और एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 52 से लेकर के 123 तक के सारे आर्टिकल आपको बता दिए गए। उसमें 2024 के 2-3 लेटेस्ट जजमेंट भी हैं, वो भी आपको बता दिए हैं। जो भी जजमेंट है उससे रिलेटेड वो भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर जाना, और बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।